गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट किया था उसके बाद उन्होंने कुछ 3 या 4 पोस्टुलेट्स दिए थे जो आज लॉ के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो जो मेंडल ने जो पोस्टुलेट्स प्रपोज किए थे उनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ मैं आज आप लोगों को बहुत सारी टर्मिनोलॉजी जो है जो इस चैप्टर में यूज़ होने वाली है या जो जेनेटिक्स में यूज़ होती है उन टर्म्स के बारे में आपको बताऊंगी। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मेंडल के पोस्टुलेट्स के बारे में। ठीक है, अब मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेंडल ने सारे एक्सपेरिमेंट्स का जो डाटा है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में प्रिजर्व करके रखा था, रिकॉर्ड करके रखा था, जिसकी वजह से उनको रिजल्ट्स कंपाइल करने में या रिजल्ट्स कैलकुलेट करने में बहुत आसानी हुई थी। ठीक है, अब उस बेसिस पे, उन रिजल्ट्स के बेसिस पे मेंडल ने बेसिकली 4 पोस्टुलेट्स जो है प्रपोज किए थे। ठीक है, उसमें से मेंडल का पहला जो पोस्टुलेट था वो कहता था कि कोई भी जो कैरेक्टर है दैट इज कंट्रोल्ड बाय द यूनिट फैक्टर। ठीक है, मेंडल ने बोला कि कोई भी जो कैरेक्टर है, ठीक है, उसको कंट्रोल करता है यूनिट फैक्टर। ठीक है, अब उनको उतनी ज़्यादा साइंटिफिक नॉलेज नहीं थी तो उन्होंने उसको, ये वाला जो पोस्टुलेट था, उतना ज़्यादा इलेबोरेट नहीं कर पाए कि ये यूनिट फैक्टर है तो है क्या। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला कि ये जो यूनिट फैक्टर होता है, ठीक है, इसके दो, जैसे सिक्के के 2 साइड्स होते हैं, ठीक है, वैसे ही ये जो यूनिट फैक्टर होता है इसके भी 2 साइड्स हो सकते हैं या 2 पार्ट्स हो सकते हैं कि जिनका एक्सप्रेशन जो है अलग अलग हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि सपोज उन्होंने बोला कि भाई ये एक यूनिट फैक्टर है, ठीक है, इसका इस तरीके से 2 साइड्स हैं। ठीक है, ये एक यूनिट फैक्टर है और हर यूनिट फैक्टर के इस तरीके से 2 साइड्स हैं। ठीक है, अब अगर ये जो दोनों साइड्स हैं यूनिट फैक्टर के या दोनों जो पार्ट्स हैं यूनिट फैक्टर के, अगर ये दोनों एक दूसरे से कंप्लीटली सिमिलर हैं, ठीक है, अगर ये जो दोनों पार्ट्स हैं यूनिट फैक्टर के, अगर ये दोनों एक दूसरे से कंप्लीटली सिमिलर हैं, तब ये कौन सा कैरेक्टर कहलाएगा? ये कैरेक्टर कहलाएगा प्योर। ठीक है, अगर यूनिट फैक्टर के दोनों पार्ट्स जो हैं एक दूसरे से सिमिलर हैं तब ये कैरेक्टर क्या बन जाएगा? ये कैरेक्टर बन जाएगा प्योर। ठीक है, लेकिन अगर ये जो यूनिट कैरेक्टर है, ठीक है, इसके दोनों साइड सिमिलर नहीं हैं, एक दूसरे से थोड़े डिफरेंट है, ठीक है, तब ये यूनिट फैक्टर क्या हो जाएगा? हाइब्रिड हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो यूनिट फैक्टर है, जैसे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि हाइट को ही मान के चलते हैं कंट्रोल करता है, ये यूनिट फैक्टर हाइट को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो अगर ये जो यूनिट फैक्टर है इसके दोनों साइड इस तरीके से सिमिलर हुए, ठीक है, तो अगर ये यूनिट फैक्टर किसी ऑर्गेनिज्म में या किसी इंडिविजुअल में क्या होता है? ट्रांसमिट होता है, तो क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से सिमिलर हैं तो ये कैरेक्टर क्या हो जाएगा? प्योर। ठीक है, अब हम लोग हाइट के बारे में बात कर रहे थे, हाइट के कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे थे, तो हो सकता है कि ये दोनों कैरेक्टर्स जो है वो रिसेसिव हो, मतलब ये जो यूनिट कैरेक्टर है, यूनिट फैक्टर है, ठीक है, इसके दोनों पार्ट्स जो है रिसेसिव हो। ठीक है, तो उस केस में जो पर्सन है या जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाएगा? प्योर ड्वार्फ हो जाएगा, क्योंकि ड्वार्फनेस जो है यानी कि कम हाइट का होना जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर है। अगर ये दोनों रिसेसिव ही हैं, ठीक है, यूनिट फैक्टर्स, तो पर्सन क्या बन जाएगा? प्योर ड्वार्फ बन जाएगा। या फिर ऐसे में पर्सन जो है प्योर टॉल भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि दोनों जो यूनिट फैक्टर के पार्ट्स हैं एक दूसरे से सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, तो पर्सन या तो प्योर ड्वार्फ भी हो सकता है या फिर प्योर टॉल भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर, ठीक है, इस तरीके से जो यूनिट फैक्टर के दोनों जो पार्ट्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से अलग अलग हैं, ठीक है, तब क्या हो जाएगा? तब ये जो यूनिट फैक्टर है ये क्या बन जाएगा? हाइब्रिड।
ठीक है। तो हाइब्रिड होने के केस में क्या हो सकता है, क्योंकि अब इसमें जो है एक पार्ट एक पार्ट जो है यूनिट फैक्टर का ये डोमिनेंट है और एक पार्ट जो है ये रिसेसिव पार्ट है, ठीक है। तो डोमिनेंट पार्ट जो है, क्योंकि वो रिसेसिव पार्ट को सप्रेस कर देगा, उसके इफेक्ट को सप्रेस कर देगा, तो इस केस में, ठीक है, जो कोई भी इंडिविजुअल है या जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है टॉल ज़रूर होगा, लेकिन वो प्योर टॉल ना हो करके वो हो जाएगा हाइब्रिड टॉल, इस तरीके से, ठीक है। तो क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर है तो टॉलनेस तो आएगी, हाइट तो ज़्यादा होगी, ठीक है, लेकिन क्योंकि दो कैरेक्टर्स का मिक्स है यहाँ पर, ठीक है, दोनों जो यूनिट फैक्टर के पार्ट्स हैं वो सिमिलर नहीं है, एक दूसरे से अलग है, तो क्या हो जाएगा, ये हाइब्रिड हो जाएगा। लेकिन डोमिनेंट पार्ट होने की वजह से जो भी इंडिविजुअल है वो टॉल ज़रूर होगा, तो इस तरीके से ये इंडिविजुअल जो है ये हाइब्रिड टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो मेंडल ने ये कहा कि कोई भी कैरेक्टर जो है उसको कंट्रोल करने के लिए एक यूनिट फैक्टर होता है, हर यूनिट फैक्टर के क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब दोनों पार्ट्स या तो सिमिलर हो सकते हैं या फिर डिससिमिलर भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर दोनों पार्ट्स सिमिलर हुए तो वो जो कैरेक्टर है वो प्योर बन जाता है, और अगर दोनों पार्ट्स जो हैं सिमिलर नहीं हुए तो वो कैरेक्टर क्या बन जाता है, हाइब्रिड बन जाता है, ठीक है। तो अगर प्योर है तो प्योर ड्वार्फ भी हो सकता है, क्योंकि दोनों पार्ट्स जो हैं रिसेसिव भी हो सकते हैं, ठीक है, और प्योर टॉल भी हो सकता है क्योंकि दोनों पार्ट्स जो हैं वो डोमिनेंट भी हो सकते हैं। और हाइब्रिड के केस में एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव पार्ट अगर रहा तो टॉलनेस का कैरेक्टर यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर जो है वो ज़रूर एक्सप्रेस होगा, लेकिन इस केस में जो इंडिविजुअल है वो हाइब्रिड कहलाएगा, वो प्योर नहीं कहलाएगा। ये पहला पोस्टुलेट था मेंडल का, ठीक है। अब इसके बाद जो मेंडल ने दूसरा पोस्टुलेट प्रपोज किया, ठीक है, दूसरे पोस्टुलेट के हिसाब से मेंडल ने ये कहा कि कोई भी जो यूनिट फैक्टर है, ठीक है, हर यूनिट फैक्टर के अंदर जैसे मैंने बोला कि दो पार्ट्स होंगे, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि हर यूनिट फैक्टर के अंदर दो पार्ट्स होंगे, तो F1 जेनरेशन जो है उसमें जो भी कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, ठीक है, F1 जनरेशन में जो भी कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा वो हो जाएगा डोमिनेंट, और F1 में डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होने की वजह से, ठीक है, जो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा वो हो जाएगा रिसेसिव, ठीक है। F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाएगा वो होगा डोमिनेंट, और F1 में जो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो पाया और डोमिनेंट कैरेक्टर के वजह से रिसेसिव कैरेक्टर का एक्सप्रेशन जो है दब गया, जिस कैरेक्टर का एक्सप्रेशन दब जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिसेसिव कैरेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव दो कैरेक्टर्स जो हैं एक ही यूनिट फैक्टर के थ्रू एक्सप्रेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पोस्टुलेट था इसको फिर बाद में लॉ ऑफ डोमिनेंस में कन्वर्ट किया गया। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो यही बोलता है कि F1 जनरेशन में whichever character is expressed that is considered as the dominant character, and due to the presence of the dominant character the effect of or the expression of the other character is suppressed, that character is known as the recessive कैरेक्टर, ठीक है। तभी मैंने जो टॉलनेस और शॉर्टनेस का एग्जांपल दिया कि जैसे कोई हाइब्रिड है, ठीक है, एक यूनिट फैक्टर है, हाइट का कैरेक्टर है, ठीक है, और इसमें डोमिनेंट पार्ट भी है और इसमें रिसेसिव पार्ट भी है। तो क्योंकि डोमिनेंट पार्ट प्रेजेंट है तो डोमिनेंट पार्ट रहने की वजह से जो टॉलनेस का कैरेक्टर है वो ज़रूर आएगा, और जो रिसेसिव पार्ट है वो जो है उसका एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, दब जाता है, ठीक है। तो उसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। अब थर्ड पे हम लोग आते हैं कि मेंडल ने थर्ड पोस्टुलेट क्या दिया, ठीक है। मेंडल ने जो थर्ड पोस्टुलेट दिया उसमें ये बोला कि जैसे कोई कैरेक्टर का यूनिट फैक्टर है, ठीक है, किसी कैरेक्टर का यूनिट फैक्टर है, ठीक है, तो ये जो यूनिट फैक्टर है,
ठीक है, ये किसी भी कैरेक्टर के लिए जब प्रेजेंट रहते हैं तो ये इंडिविजुअली और सेपरेटली बिहेव करते हैं। ठीक है, इंडिविजुअली और सेपरेटली बिहेव करते हैं। और जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो ये जो यूनिट फैक्टर है इसके दोनों पार्ट्स एक दूसरे से स्प्लिट हो जाते हैं और एक पार्ट जो है एक गैमीट में जाता है और दूसरा पार्ट जो है दूसरे गैमीट में जाता है। ठीक है, ये चीज़ बोला मेंडल ने। क्या बोला कि एक यूनिट फैक्टर है, यूनिट फैक्टर के दो पार्ट्स हैं। ठीक है, इस तरीके से यूनिट फैक्टर है ये, इस यूनिट फैक्टर के दो पार्ट्स हैं। ठीक है, तो जब कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो ये जो यूनिट कैरेक्टर के दोनों पार्ट्स हैं ये सेपरेट हो जाएंगे। एक पार्ट जो है एक गैमीट में जाएगा और दूसरा पार्ट जो है वो दूसरे गैमीट में जाएगा। ऐसा किसने बोला? मेंडल ने बोला। ठीक है, अब ये जो पोस्टुलेट था, ठीक है, इसी पोस्टुलेट को आगे चल के लॉ में कन्वर्ट किया गया और इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेट होना मतलब कि एक दूसरे से सेपरेट होना, अलग होना। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन सबको हमको पता है कि जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तो क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। ठीक है, तो मान के चलते हैं जब क्रोमोसोम एक है, ठीक है, क्रोमोसोम एक है मान लेते हैं, जब ये हाफ में स्प्लिट होगा गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे तो 1/2 एक गैमीट पे आएगा और 1/2 जो है वो सेकेंड गैमीट के अंदर आएगा। इस तरीके से होता है, तभी जो है क्रोमोसोम नंबर मेंटेन हो पाता है। अब ये चीज़ जो है ये तो मेंडल को पहले से पता नहीं थी, लेकिन जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्जर्वेशन के हिसाब से उन्होंने बोला कि हर यूनिट फैक्टर के दो पार्ट्स होते हैं। गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे दोनों पार्ट्स जो हैं एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और अलग अलग गैमीट में चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या बोला मेंडल ने कि गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे तो दोनों पार्ट्स अलग अलग हो जाते हैं, तो जब गैमीट्स का फ्यूजन होता है, गैमीट्स का फ्यूजन होने से फिर रैंडम मिक्सिंग होता है यूनिट फैक्टर्स का, और रैंडम मिक्सिंग जब होती है यूनिट फैक्टर्स की तो उसके बाद जो है नए नए इफेक्ट्स और प्रोड्यूस या नए नए कैरेक्टर्स या नए एक्सप्रेशंस जो है और प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर ये मेल पेरेंट है, ठीक है, मेल पेरेंट का जो एक क्रोमोसोम था वो हाफ हाफ में डिवाइड हो करके, ठीक है, दो अलग अलग गैमीट्स में इस तरीके से चला गया। ठीक है, सिमिलरली फीमेल है, ठीक है, फीमेल का भी क्रोमोसोम है, वो भी गैमीट्स में क्या होगा? हाफ हाफ में स्प्लिट होगा इस तरीके से। ठीक है, तो रैंडमली अगर मिक्सिंग होती है इस तरीके से, ठीक है, रैंडमली अगर मेल और फीमेल गैमीट्स इस तरीके से मिक्स होते हैं तो जब गैमीट्स आपस में क्या होंगे? मिक्स होंगे। ठीक है, तो फिर क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा? वापस से हाफ हाफ मिल करके रिस्टोर हो जाएगा, क्रोमोसोम नंबर जो है रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग मान लेते हैं कि टॉलनेस के ही कैरेक्टर को हम लोग लेते हैं, तो टॉलनेस के कैरेक्टर का आधा जो पार्ट है वो एक गैमीट में आया और आधा जो पार्ट है वो दूसरे गैमीट में गया। ठीक है, अब हम लोग मान लेते हैं एक में डोमिनेंट गया, एक में रिसेसिव गया। ठीक है, इस तरीके से तो जब डोमिनेंट और रिसेसिव का यहाँ पे मिक्स हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे फिर रिसेसिव और डोमिनेंट का मिक्स हो रहा है। ठीक है, फिर ठीक है, इस तरीके से क्या हो रहा है? आपका मिक्सचर होते जा रहा है, डोमिनेंट और रिसेसिव का क्या होते जा रहा है? मिक्सचर होते जा रहा है। तो ये क्या बन गए? ये दोनों बन जाएंगे हाइब्रिड्स, क्योंकि इसमें डोमिनेंट भी है और रिसेसिव भी है, दोनों पार्ट्स हैं यूनिट फैक्टर के। तो अब ये जो हाइब्रिड बना, हालांकि ये दोनों क्या रहेंगे, क्योंकि डोमिनेंट फैक्टर इसके अंदर है तो ये दोनों ही इंडिविजुअल्स क्या रहेंगे? टॉल ज़रूर रहेंगे, लेकिन हाइब्रिड टॉल रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से नए नए जेनेटिक कॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस होंगे और नए नए उन जेनेटिक कॉम्बिनेशंस के वजह से नए एक्सप्रेशंस या नए बॉडीली फीचर्स जो है वो हमको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो मेंडल ने क्या बोला कि ये जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन नया बनता है, ठीक है, ये जो नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनता है उसको हम लोग कहते हैं जीनोटाइप। ठीक है, जो नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनता है इट इज़ नोन एज द जीनोटाइप।
ठीक है। और ये जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन या जीनोटाइप है, इसका एक्सप्रेशन जब होता है, इसका एक्सप्रेशन इंडिविजुअल के अंदर, ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बीइंग के अंदर जब होता है, तो उसके वजह से फिजिकल फीचर्स जो हैं वो डेवलप होते हैं, ठीक है। तो जब जेनेटिक कॉम्बिनेशन के वजह से जो फिजिकल फीचर्स डेवलप होते हैं या जो फिजिकल एक्सप्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फिनोटाइप, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिनोटाइप, ठीक है। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप बेसिकली है क्या? जीनोटाइप जो है वो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है जिसको हम लोग सिंबल्स के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अब जैसे टॉलनेस का सिंबल है, ठीक है, तो अगर हाइट ज़्यादा है, हाइट लंबी है, तो उसको हम लोग कैपिटल टी से सिंबलाइज करेंगे। और अगर ड्वार्फ हाइट है, छोटी हाइट है, तो उसको हम लोग स्मॉल टी से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये जो सिंबोलिज्म होता है जो कि जेनेटिक मेकअप को या हमारा जेनेटिक कॉम्बिनेशन कैसा है उसको शो करता है, उस जेनेटिक कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं जीनोटाइप, ठीक है। और जब इस जीनोटाइप का एक्सप्रेशन होता है किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर फिजिकल फॉर्म के हिसाब से, मतलब कि अगर जैसे मैं अपना ही एग्जांपल दूं, तो मेरे दोनों पेरेंट्स जो हैं उनकी एवरेज हाइट है, लेकिन दोनों में से किसी एक से तो मुझे डोमिनेंट कैरेक्टर मिला होगा। तो उनसे जो डोमिनेंट कैरेक्टर मिला, तो हो सकता है मैं भी हाइब्रिड टॉल हूँ, क्योंकि मेरे अंदर भी एक डोमिनेंट ट्रेट हो सकता है और एक रिसेसिव ट्रेट हो सकता है, रिसेसिव पार्ट हो सकता है एलील का। लेकिन डोमिनेंट वाले ने एक्सप्रेशन प्रोड्यूस किया और मेरी हाइट ज़्यादा हो गई। तो हाइट का ज़्यादा होना, तो फिज़िकल जो चेंज आता है ऑर्गेनिज्म की बॉडी में या जो फिज़िकल एक्सप्रेशन आता है, उसको हम लोग कहते हैं फिनोटाइप। तो जीनोटाइप क्या है? वो कोड है, ठीक है, और उस कोड का जो एक्सप्रेशन है दैट इज़ द फिनोटाइप, ठीक है। तो ये थर्ड पोस्टुलेट में मेंडल ने बोला, और इस पोस्टुलेट की वजह से जो नया लॉ बना दैट वाज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। इसके बाद फाइनली हम लोग फोर्थ पोस्टुलेट पे आते हैं कि मेंडल ने फाइनली बोला क्या। एक चौथा पोस्टुलेट जो था, ठीक है, उसमें मेंडल ने बेसिकली ये बोला कि जब यूनिट कैरेक्टर्स जो हैं या यूनिट फैक्टर्स जो हैं, जब उनका इनहेरिटेंस होता है, ठीक है, तो यूनिट फैक्टर के इनहेरिटेंस होने से, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि हाइब्रिड टॉल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे इस तरीके से, ठीक है। हम लोग हाइब्रिड टॉल के बारे में बात कर रहे थे कि उसके पास डोमिनेंट कैरेक्टर भी है और रिसेसिव कैरेक्टर भी है। तो इस तरीके का ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा? हाइब्रिड टॉल हो जाएगा, ठीक है। टॉलनेस को ही लेके चल रहे हैं हम लोग, हाइब्रिड टॉल हो जाएगा क्योंकि उसके पास डोमिनेंट पार्ट है यूनिट कैरेक्टर का, इसलिए वो टॉल हो गया, ठीक है। अब डोमिनेंट कैरेक्टर है, इसका मतलब ये नहीं है कि रिसेसिव कैरेक्टर कहीं घूम गया। रिसेसिव कैरेक्टर का एक्सप्रेशन जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर के वजह से सिर्फ सप्रेस हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि रिसेसिव कैरेक्टर कहीं घूम गया, गायब हो गया, खराब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। रिसेसिव कैरेक्टर भी डोमिनेंट कैरेक्टर के बगल में चुपचाप है, वो अपनी बारी आने का इंतज़ार करता है, ठीक है। तो F1 जनरेशन में अगर डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है और रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, तो जो F2 और F3 जनरेशन्स हैं उसमें रिसेसिव कैरेक्टर भी जो है वो आगे निकल के आता है और रिसेसिव कैरेक्टर का एक्सप्रेशन जो है वो भी हमको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो इस लॉ के हिसाब से मेंडल ने इस पोस्टुलेट के हिसाब से मेंडल ने ये कहा कि डोमिनेंट कैरेक्टर के रहने के वजह से ये मतलब नहीं है कि रिसेसिव कैरेक्टर जो है वो कहीं डिस्ट्रॉय हो गया या कहीं गायब हो गया। रिसेसिव कैरेक्टर भी वहीं रहता है, बस इतना फ़र्क पड़ता है कि डोमिनेंट के वजह से रिसेसिव जो है एक्सप्रेस नहीं हो पाता है, बाकी रिसेसिव कैरेक्टर जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता और रिसेसिव कैरेक्टर जो है वो बाद में जाकर के F2 या F3 जनरेशन्स में क्या करता है? अपना एक्सप्रेशन शो करता है, ठीक है। तो डोमिनेंट कैरेक्टर के रहने की वजह से रिसेसिव कैरेक्टर का जो एक्सप्रेशन है बस वो सप्रेस होता है, लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं
पड़ता है, ठीक है। और डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर दोनों एक साथ ही रह सकते हैं, एक साथ ही चल सकते हैं। डोमिनेंट के रहने की वजह से रिसेसिव कैरेक्टर डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता और रिसेसिव कैरेक्टर के रहने की वजह से जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, ठीक है। ये बोला मेंडल ने, मतलब दोनों की वाइटैलिटी जो है वैसी की वैसी रहेगी, बस एक्सप्रेशन होगा या नहीं होगा इस चीज़ पे फर्क पड़ पाएगा, ठीक है। तो ये जो पोस्टुलेट दिया था मेंडल ने, ये आगे जाकर के लॉ में कन्वर्ट हुआ और ये जो लॉ था, इस लॉ को बोला गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली 3 लॉज जो हैं हम लोग मेंडल के थ्रू मानते हैं कि मेंडल ने प्रपोज किया था। एक था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये जो तीनों लॉज हैं ये जेनेटिक्स के फील्ड में या जेनेटिक्स की स्टडी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं लॉज के बेसिस पे जो है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स या बहुत सारे जो अभी हमको टॉपिक्स डिस्कस करने हैं वो इन्हीं बेसिस पे हमको डिस्कस करना है, ठीक है। तो अब मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि हम लोग थोड़ा टर्मिनोलॉजी के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी जो मैंने आप लोगों को टर्मिनोलॉजी समझाई, क्या समझाया मैंने आपको, फिनोटाइप और जीनोटाइप जो है समझा दिया है, ठीक है। तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो है कैरेक्टर। कैरेक्टर होता क्या है, ठीक है। कैरेक्टर जो है वो कोई भी डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल फीचर होता है किसी भी इंडिविजुअल का, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल यानी कि बॉडी के स्ट्रक्चर वाइज, या फिजियोलॉजिकल मतलब इंटरनली बॉडी के परफॉर्मेंस में अगर कोई कैरेक्टर, स्पेसिफिक कैरेक्टर जो है वो एक्सप्रेस होता हो, ठीक है। तो या तो फिजियोलॉजिकल या मॉर्फोलॉजिकल फीचर होता है किसी भी इंडिविजुअल का, उस फीचर को हम लोग कहते हैं कैरेक्टर, ठीक है। इसके बाद सेकंड जो टर्म आता है वो है ट्रेट, ठीक है। 1-2 बार ये टर्म जो है मैंने यूज़ भी किया है बोलते बोलते, ठीक है। ट्रेट होता क्या है, ठीक है। किसी भी कैरेक्टर का जो एक्सप्रेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रेट, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग मान ले कैरेक्टर लिखा यहाँ पे मैंने, ठीक है। कैरेक्टर क्या है, हाइट, ठीक है। किस चीज़ का कैरेक्टर है, हाइट का कैरेक्टर है, ठीक है। तो हाइट अगर ज़्यादा हुई, टॉल हुई, ठीक है, या शॉर्ट हुई, ड्वार्फ हुई, ठीक है, तो कैरेक्टर किसका है, हाइट का है। लेकिन हाइट कैसी है, टॉल है, या हाइट कैसी है, शॉर्ट है या ड्वार्फ है, ठीक है। तो कोई भी कैरेक्टर जो है उसका एक्सप्रेशन, ठीक है, कोई भी कैरेक्टर जो है उसका एक्सप्रेशन कैसे होता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रेट। कोई भी कैरेक्टर है उसका एक्सप्रेशन कैसे होता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रेट, ठीक है। जैसे कि बालों के बारे में अगर बात करें तो कर्ली बाल जैसे मेरे हैं तो ये डोमिनेंट ट्रेट है, लेकिन जो स्ट्रेट बाल होते हैं वो रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है। तो कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कलर ऑफ हेयर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें ट्रेट क्या हो जाएगा, या तो कर्ली ट्रेट हो जाएगा या तो स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कैरेक्टर और ट्रेट, कैरेक्टर क्या है, फिजियोलॉजिकल या मॉर्फोलॉजिकल क्या है, फीचर है, ठीक है। और उस फीचर के एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं ट्रेट, ठीक है। इसके बाद थर्ड टर्म है यूनिट फैक्टर। यूनिट फैक्टर अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, उस समय मेंडल को उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी तो उन्होंने क्या किया, उसको यूनिट फैक्टर का नाम दिया। इसी यूनिट फैक्टर को आगे चल करके जीन का नाम दिया। किसने दिया जीन का नाम, जोहानसन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने यूनिट फैक्टर का नाम बदल करके जीन रखा। अब जीन बेसिकली है क्या, ठीक है। हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डीएनए से बने होते हैं, ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। अब ये जो डीएनए होता है, डीएनए के ऊपर कुछ कुछ ऐसे लोकेशंस होते हैं या कुछ कुछ ऐसे सेगमेंट्स या पार्ट्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को डिटरमाइन करते हैं या पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करने का काम करते हैं, ठीक है। तो डीएनए के अंदर ये जो छोटे सेगमेंट्स जो किसी कैरेक्टर को डिटरमाइन करते हैं या उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं, ये जो छोटे सेगमेंट्स होते हैं इनको ही हम लोग जीन कहते हैं। तो मेंडल को उतना अच्छा नॉलेज नहीं था, ठीक है, तो उन्होंने
इस चीज़ को यूनिट फैक्टर बोला, या ये कह सकते हैं कि उस समय ये जो टर्म है जीन, ये कॉइन ही नहीं हुआ था। ठीक है, तो उस समय मेंडल को जैसी समझ आई उन्होंने यूनिट फैक्टर नाम दिया। यही यूनिट फैक्टर जो है इसको आगे चल करके जोहानसन ने नया नाम दिया जीन। और जीन क्या है? फंक्शनल यूनिट होता है डीएनए का, और किसी भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने का, रेगुलेट और कंट्रोल करने का काम करता है जीन। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं अलील पे। ठीक है, नया टर्म है यहाँ पे एक अलील। ठीक है, अब अलील होता क्या है? ठीक है, अलील जो है वो जीन के वेरियस फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी जो हम लोग यूनिट फैक्टर के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, कि इसमें डोमिनेंट भी हो सकता है पार्ट और रिसेसिव पार्ट भी हो सकता है। तो अलील क्या है? बेसिकली यही पार्ट्स हैं। ठीक है, तो कोई भी जो जीन है, ठीक है, उसके दो पार्ट्स या दो साइड्स हो सकते हैं जिनको हम लोग अलील कहते हैं। ठीक है, या तो दोनों अलील्स सिमिलर हो सकते हैं, या तो दोनों अलील्स एक दूसरे से डिससिमिलर या डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी जो जीन है उसके दो पार्ट्स हैं, और जीन के जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग कहते हैं अलील। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं जीन सिंबल पे। ठीक है, जीन सिंबल क्या है? जैसे कि टॉलनेस का ही कैरेक्टर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। हाइट जो कैरेक्टर है उसके दो ट्रेट्स हैं, टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस। ठीक है, तो इनको हमको किसी ना किसी तरीके से सिंबल के फॉर्म में लिखना ज़रूरी है, क्योंकि बार बार हम लोग कितना लिखते जाएंगे। ठीक है, तो जो डोमिनेंट ट्रेट होता है उसको हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, क्योंकि हाइट के बारे में, टॉलनेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने जो डोमिनेंट ट्रेट है उसको कैपिटल टी से डिनोट किया, और जो रिसेसिव ट्रेट है उसको हम लोग स्मॉल टी से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब ऐसा हम लोग नहीं कर सकते कि टॉल है तो कैपिटल टी दिया और ड्वार्फ है तो हम लोग डी दे रहे हैं, क्योंकि उससे कन्फ्यूजन जो है वो और बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर कोई भी डोमिनेंट ट्रेट है उसको हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और कोई भी रिसेसिव ट्रेट है तो उसको हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप पे। जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप हमारा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, जेनेटिक बिल्डअप है, और फिनोटाइप क्या है? उसी जेनेटिक बिल्डअप का एक्सप्रेशन हमारी बॉडी में कैसे आता है उसको हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी मेरे ख्याल से अभी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा तो आप लोगों को आज एक्सप्लेन नहीं करूँगी। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग जो बची हुई टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, वो टर्मिनोलॉजी को हम लोग एक बार ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। अदरवाइज़ आपको आज जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ है, सारी टर्मिनोलॉजीज़ का मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूंगी, तो उसमें से आप लोग देख लेना, पढ़ लेना उसको, और फिर जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो बाकी टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे, और उनको डिस्कस करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अंटिल देन आज के टॉपिक में कोई भी अगर आपको डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।